मैं डॉक्टर हंसा शुक्ला, प्रिंसिपल स्वामी श्री स्वरूपानंद कॉलेज हुडको भिलाई। आज मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे कौन से ठहराव हैं जो कानून के द्वारा व्यर्थ घोषित किए गए हैं। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स। सबसे पहले आपको समझना होगा वाइड एग्रीमेंट्स क्या होता है। वाइड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है ऐसा ठहराव जो दोनों पक्षकारों के द्वारा कानून से प्रवर्तनीय ना हो। इससे पहले आप समझ गए होंगे कि किसी भी ठहराव के लिए दो लोगों का होना आवश्यक होता है। एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है और दूसरा उसे स्वीकार करता है। जब प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों ही कानून के द्वारा वैध नहीं मानी जाती तो उसे हम वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। वाइड एग्रीमेंट किन किन प्रस्तावों और स्वीकृति को इस श्रेणी में रखा जाएगा, इन बिंदुओं को आज आप समझ सकते हैं। पहला, एग्रीमेंट बाय और विथ इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करते हैं जो कि ठहराव करने के योग्य नहीं है। इसमें 3 व्यक्तियों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, ऐसे व्यक्ति जो माइनर पर्सन हो, अवयस्क हो। दूसरा, अनसाउंड माइंड पर्सन जो स्वस्थ मस्तिष्क ना हो। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिसे कानून ने अनुबंध करने के योग्य ना माना हो। इन तीनों व्यक्तियों के साथ यदि आप कोई ठहराव करते हैं तो वह ठहराव वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। दूसरा बिंदु है एग्रीमेंट मेड अंडर अ बाईलेटरल मिस्टेक अफेक्ट बिटवीन द पार्टीज। जब दोनों ही पक्षकार किसी विषय वस्तु के संबंध में गलती में हो। इसे उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। मान लीजिए ए के पास 2 कार है और वह अपने मित्र से कहता है कि मैं अपनी कार तुमको 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। उसके मित्र का अर्थ यहाँ पे है सेंट्रो से, और जिसे कार बेचना है उसका अर्थ है वह अपनी i20 कार बेचना चाहता है। तो चूंकि यहाँ पे दोनों के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ का जो ठहराव है वह वाइड होगा। तीसरा बिंदु, एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल। जो हम प्रस्ताव रखते हैं या जो हम उसका प्रतिफल देते हैं, उनमें से कोई भी एक अगर अनलॉफुल है, जो कानून के द्वारा वैध नहीं है। मान लीजिए आप चोरी की हुई वस्तु को बेचते हैं, या आप जो प्रतिफल देते हैं, जो पैसा देते हैं या चेक देते हैं या एटीएम कार्ड से आप पे करते हैं, और आपका जो ये पेमेंट मोड है वह चोरी का हो या आपने किसी से गलत तरीके से लिया हो, तो यहाँ पे जो ठहराव होगा वह वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। अगला, एग्रीमेंट द मेड विदाउट कंसिडरेशन। जब ठहराव हो और ठहराव में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल कंसिडरेशन ना हो, तो वह जितने भी एग्रीमेंट हैं वह वाइड हो जाएंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। किसी के विवाह को रोकने के लिए हमारा भारतीय हिंदू अधिनियम या भारतीय अधिनियम यह कहता है कि हर वयस्क व्यक्ति शादी करने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप उसकी शादी में किसी तरीके का बाधा डालते हैं या उसे शादी करने से रोकते हैं, तो इस तरीके का जो ठहराव होगा वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। इस संबंध में एक उदाहरण दिया गया है, वह मैं आपको बताना चाहूँगी। ए अपनी भतीजी बी को कहता है कि मैं जीवन भर तुमको 2000 रुपये प्रति माह देता रहूँगा यदि तुम शादी ना करो। यदि बी इसे मान लेती है और स्वीकृति दे देती है, तो यहाँ पे जो प्रस्ताव और स्वीकृति है यह दोनों ही अवैध माने जाएंगे, इसलिए ये वाइड एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। यदि किसी व्यापार को, वैध व्यापार को करने के लिए कोई रुकावट डाला जाता है, व्यापार नहीं करने दिया जाता, तो यह ठहराव भी वाइड एग्रीमेंट होगा। मान लीजिए एक जनरल स्टोर है, उसके सामने ही एक नया जनरल स्टोर शुरू होने वाला है। पुराना जनरल स्टोर वाला व्यक्ति किसी से कहे कि तुम उस जनरल स्टोर को ना खुलने दो, किसी भी तरीके से वहाँ पे तुम
बाधाएं उत्पन्न करो तो मैं तुमको एक निश्चित राशि दूंगा, और दूसरा व्यक्ति उसकी बात मानकर उस नए जनरल स्टोर को अगर नहीं खुलने देता, तो व्यापारी के मध्य और दूसरे व्यक्ति के मध्य नए जनरल स्टोर को खोलने में बाधा डालने के लिए जो प्रस्ताव और स्वीकृति हुई है वह पूर्णतः व्यर्थ होगी। वो दोनों में से कोई भी अगर अपने दायित्व को पूरा नहीं करेगा तो वो कानून की मदद नहीं ले सकते। अगला बिंदु, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कभी कभी कानूनी कार्यवाही जो होती है वह कोर्ट की हम मान लें, उस कोर्ट की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से सबूतों को या किसी उसके पक्षकार को रोका जाए, कोर्ट ना जाने दिया जाए, इस संबंध में किसी भी प्रकार का ठहराव होगा वह पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन। जब हम ऐसे ठहराव करते हैं जिसका अर्थ निश्चित नहीं होता, अनिश्चित अर्थ वाले होते हैं, तो वह ठहराव भी वैध नहीं होते। ए यदि बी से कहता है कि मैं तुमको अपनी कार 10,000 रुपये में तब दूंगा जब मुझे एक नई गाड़ी लकी ड्रॉ में मिल जाए, तो यहाँ पे उसके गाड़ी के बेचने का अर्थ अनिश्चित है, लकी ड्रॉ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ ए और बी के बीच यदि प्रस्ताव और स्वीकृति होती है तो वह पूर्णतः व्यर्थ होगी। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। बाजी लगाने के जितने भी ठहराव हैं, ये आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते होंगे, सट्टा खेला गया या सट्टा लगाया गया, इतने लोगों को पकड़ा गया, बाजी उसी का एक प्रकार है। अगर बाजी लगाने के लिए कोई भी प्रस्ताव और स्वीकृति होती है तो वह प्रस्ताव और स्वीकृति पूर्णतः व्यर्थ मानी जाएगी। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कभी कभी कुछ प्रस्ताव और स्वीकृति ऐसे होते हैं जो ऐसे कार्यों को करने के लिए होते हैं कि उन कार्यों का होना असंभव है। मान लीजिए कोई आपको तांत्रिक या कोई साधु यह कहता है कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो तो मैं भगवान के दर्शन करा दूँ, और आप उन्हें 10,000 रुपये देकर स्वीकृति देते हैं। भगवान का दर्शन कराना संभव नहीं है, तो इस तरह जो प्रस्ताव और स्वीकृति होगी वह प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, पूर्णतः व्यर्थ होगी। दिन में तारे तोड़ के लाना या जमीन और आसमान को मिलाना, किसी मृत व्यक्ति से मिलवाना, इस तरीके के असंभव कार्य के जितने भी ठहराव होंगे वह ठहराव व्यर्थ माने जाएंगे। द सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच इज़ इनलीगल इज़ अ वाइड एग्रीमेंट। अगर हम किसी अवैधानिक काम को करने के लिए वचन देते हैं, मान लीजिए ए बी से कहता है कि वो उसको अफीम ला के देगा और उसके बदले में बी उसे 10,000 रुपये देगा, तो यहाँ पे जो अफीम लाया जा रहा है वो एक इल्लीगल कार्य है, तो इसके लिए जो प्रस्ताव और स्वीकृति होगी वह पूर्णतः व्यर्थ होगी। विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो व्यर्थ ठहराव है वह कभी भी कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, तो इसमें आप चाहे प्रस्तावक हो या स्वीकर्ता हो, आपको कानून से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती। तो इन 12 बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए और कभी भी किसी वाइड एग्रीमेंट का हिस्सा ना बनिए। धन्यवाद।